अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोटीन जो है वो स्टार्ट की हुई थी। प्रोटीन्स की हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन है। प्रोटीन सब हमें पता है कि ये एक पॉलीमर्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स नोन एज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कौन से? एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। तो आज हम प्रोटीन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग इन द बॉडी एंड सम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम साइज़ एंड शेप की बेस पे प्रोटीन्स को फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर क्लासीफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है ऑन देयर एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो इज़ मॉलिक्यूलर लेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर विड्थ। ये जो रेशो होगी उसको हम एक्सियल रेशो बोलते हैं। नाउ फाइब्रस प्रोटीन की जो एक्सियल रेशो होगी वो मोर देन 10 होगी एंड द फाइब्रस प्रोटीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक फाइबर्स और द शीट्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कैराटिन्स, कोलेजन्स, एलास्टिन वगैरह। थ्रेड की तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आएंगी विद द एक्सियल रेशो मोर देन 10। ऑन द अदर हैंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं उनकी एक्सियल रेशो लेस देन 10 होगी, यूजुअली नॉट मोर देन 3 और 4। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की जो शेप होगी वो ओवल शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड प्रोटीन्स होगी। एग्जाम्पल्स आर मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। नाउ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन कि बॉडी के अंदर प्रोटीन जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसकी बेस पे हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू कैटालिटिक प्रोटीन्स, डिफरेंट रिएक्शंस की स्पीड, डिफरेंट रिएक्शंस की रिएक्शन स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैटलिस्ट एंजाइम्स कहलाते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो एंजाइम्स जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और दे आर प्रोटीन इन नेचर। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज एंजाइम या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। जिस भी वर्ड के एंड पे ASE आता है वो आपके एंजाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। नाउ द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स वो होंगी जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये हमारी इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स होती हैं जो फ्रीली सर्कुलेट कर रही होती है ब्लड के अंदर और बॉडी को इन्वेडिंग बैक्टीरिया या वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं बाय एनगल्फिंग देम। इसी तरह से जो हमारे पास फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो फाइब्रिन क्लॉट्स बनाती है और ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। सो दोनों जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं। फाइब्रिन फॉर्मेशन जो है या फाइब्रिन क्लॉट्स के फॉर्मेशन जो है वो हमें ब्लड लॉस से बचाएगी और इस तरह से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल के अटैक से बचाती हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो रेगुलेट करती हैं, यानी इसके अंदर हार्मोन प्रोटीन्स आती हैं। ये हार्मोन प्रोटीन्स जो हैं वो आइदर एक्टिवेटिंग हो सकती हैं या इनएक्टिवेटिंग हो सकती हैं थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो आपके हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन, ये अपने किसी मॉडिफिकेशन फैक्टर के थ्रू एक्टिवेट या इनएक्टिवेट हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगी। स्केलेटल मसल सिस्टम के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन, इसी तरह से कार्डियक मसल के अंदर भी हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन, और स्मूथ मसल के अंदर आने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि एसोसिएटेड होंगी विद ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करती है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है आयरन को। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स,
जो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होंगी। फॉर एग्जांपल कोलेजन ऑफ द स्किन, कार्टिलेज, टेंडन, नेल एंड द बोन्स। कोलेजन प्रोटीन जो है ये हमारे पास स्किन, कार्टिलेज, टेंडन, नेल एंड बोन में होती है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स। डाइजेस्टिव प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स वो होंगी जो कि डाइजेस्ट करेंगे आर फूड मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो फूड का पार्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए अमाइलेजेस एंजाइम्स होते हैं विच अगेन एंजाइम्स तो प्रोटीन इन नेचर होंगे। प्रोटीन्स के लिए पेप्सिन एंड लिपिड्स के लिए लाइपेजेस एंजाइम्स। टॉक्सिन्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन द वेनोम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स, sting of the bees and insects, and hydrolyze the compounds forming the structure of cell membrane. Storage proteins, storage protein नाम से पता चल रहा है कि वो स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल फेरेटिन जो है वो आयरन को स्टोर करती है। रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो रिसीवर्स होती हैं, ठीक है। दे एक्ट एज अ रिसेप्टर्स फॉर सम ऑफ द हार्मोन्स। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज एन रिसेप्टर। जेनेटिक प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन जो आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। साइज एंड शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ ली, फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, यानी सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासिफिकेशन। इसकी बेस पे हम प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस के अंदर, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होंगी जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होंगी। सिंपल प्रोटीन को हम मज़ीद 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड द अदर वन इज स्क्लेरोप्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स वगैरह आती हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर होती है, सॉल्युबल है इन द वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे? डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। हीट कोअगुलेबल है, यानी हीट के रिज़ल्ट में ये जो है वो रीजनरेट हो जाती है और इसकी जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो 4.7 है। इसकी एग्जांपल्स एनिमल सोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो एग एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है। और अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो लेग्यूमिन वगैरह। नाउ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, अगेन ये हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। और ये स्पेरिंगली सॉलेबल होंगी वाटर के अंदर बट सॉलेबल इन न्यूट्रल डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। रिच इन ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, हीट कोअगुलेबल होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ओवोग्लोबुलिन ऑफ द एग यॉक इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रोटामाइंस, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। आर्जिनिन अमाइनो एसिड इनके अंदर ज़्यादा होता है बट दे कंटेन नो सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। एग्जांपल्स जो हैं वो सैलमीन है। हिस्टोन्स अगेन उसी तरह से वाटर के अंदर सोलेबल होंगी बट दे आर इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया। हीट कोअगुलेबल है, रेडिली जो है हीट के मिलते ही कोअगुलेट कर जाती हैं, डीनेचुरेशन होना शुरू हो जाती है। अगेन दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स एंड दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड हिस्टिन अमाइनो एसिड्स। हिस्टिन अमाइनो एसिड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो हैं वो इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्लास इज प्रोलामाइंस, ये अभी तक हम ग्लोब्यूलर पार्ट ऑफ द सिंपल अमाइनो एसिड पढ़े हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन 70 to 80% ऑफ एथेनॉल। प्योर एथेनॉल के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगी। 70 to 80% एथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर दीज विल बी सॉल्युबल। और ये सिर्फ प्लांट सीड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लायरिन ऑफ द व्हीट। अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरोप्रोटीन्स के बारे में।
ग्लोब्यूलर हमारी कंप्लीट होगी। जैसे स्क्लेरोप्रोटीन्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं इन ऑल द सॉल्वेंट्स। इसको मज़ीद हम 3 क्लासेस के अंदर जो है वो सब डिवाइड कर देते हैं, केराटिन प्रोटीन्स, कोलेजन प्रोटीन्स एंड इलास्टिन प्रोटीन्स। केराटिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास सिस्टीन रेजिड्यू रिच होता है। ऑल द केराटिन्स हैव हिस्टीन, लाइसिन और arginine in 1:4:12, but neurokeratin has 1:2:2 of all these amino acids। ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी रेशो जो है वो बताई गई है। नेक्स्ट इज कोलेजेंस। कोलेजेंस आर रिच इन ग्लाइसिन, डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन। कहाँ कहाँ पे होती हैं? बोन्स, स्किन, कॉर्निया। Elastin proteins. These are rich in non-polar amino acids, for example leucine, valine वगैरह। सिंपल हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट हुए होती हैं। एक प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप पे बोलते हैं। इसमें अगेन हमारे पास उसी तरह से जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट लगा हुआ होगा वो उसका वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट या प्रोस्थेटिक पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेट प्रोटीन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियो प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन होगी उसके साथ न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियो प्रोटामाइंस। म्यूकॉइड्स या म्यूकोप्रोटीन्स जो हैं वो अगेन उसी तरह से सिंपल प्रोटीन होंगे और म्यूकोपॉलीसेकेराइड लगे हुए होंगे। बोथ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स are present as the prosthetic group. Example is connective tissue of the bones, cartilage in the form of tendon mucoids. ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट कार्बोहाइड्रेट होंगे। ओलिगोसेकेराइड्स कोवेलेंटली बाउंड होंगे। कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन 4% होगी। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ग्लोब्यूलिन वगैरह आ जाती हैं, एंजाइम्स एंड सम अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के साथ कोई सा भी कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेजेस। फ्लेवोप्रोटीन जो है वो हमारे पास येलो कलर यानी फ्लेविन जो है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। ये आपकी उस प्रोटीन को येलो कलर जो है वो देता है। विजुअल पर्पल, ऑप्सिन, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन को कलर्ड पार्ट देगा, यानी ये प्रोटीन का प्रोस्थेटिक पार्ट या नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा। नेक्स्ट इज फॉस्फोप्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स और साथ फॉस्फोरिक एसिड। एग्जाम्पल इज कैसीन ऑफ द मिल्क। लिपोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ लिपिड एसोसिएटेड होंगे। मेटालोप्रोटीन्स, जब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट मेटल होगा। मेटल कोई सी भी हो सकती है, आयरन हो सकती है, जिंक हो सकती है। एग्जाम्पल दी हुई फेरिटिन हैज़ एन आयरन एटम। नेक्स्ट इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स के अंदर मज़ीद 2 क्लासेस आ जाती हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड कोगुलेटेड प्रोटीन्स आती हैं। साइज इज स्मॉलर दैन द नेटिव प्रोटीन। बेसिकली ये जो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं इसमें हमने प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस देखी है कि प्रोटीन जो है वो डिवाइड होकर अपने स्मॉलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जाता रहता है। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स एंड कोगुलेटेड प्रोटीन्स आती हैं। प्रोटीन्स किस तरह से कि एक ग्लोबुलिन जो एक प्रोटीन है वो डिवाइड होगी, हाइड्रोलाइज होगी तो वो प्रोटीन्स के अंदर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल फाइब्रिन फ्रॉम द फाइब्रिनोजिन, मायोसिन फ्रॉम द मायोसिन एंड द एडेस्टिन फ्रॉम द एडेस्टिन। प्रोटीन्स फर्दर डिवाइड होंगे इनटू द मेटाप्रोटीन्स। मेटाप्रोटीन्स आर soluble in very dilute acids and alkalis and are insoluble in neutral solvents.
Examples are acid and alkali albuminates. Coagulated proteins. प्रोटीन्स जो हैं वो हीट या किसी भी एजेंट के रिस्पॉन्स में, कोगुलेटिंग एजेंट के रिस्पॉन्स में कोगुलेट हो जाती हैं, डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं. अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने पे जो है ना वो रीफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, यानी दोबारा से अपनी जो नेटिव शेप है या नेटिव कॉन्फर्मेशन है वो गेन कर लेती है. इसके एग्जांपल कुक्ड मीट या कोगुलेटेड एग वगैरह है. नाउ सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स, इनके अंदर हमारे पास प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स आते हैं. They are formed by the progressive hydrolysis of proteins by the enzymes. Proteins hydrolyzing into the proteins. इनकी हाइड्रोलाइसिस से मेटाप्रोटीन्स बनी, इनकी हाइड्रोलाइसिस से प्रोटियोसिस बनेगा, फर्दर से पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड देन अमीनो एसिड्स. प्रोटियोसिस जो है वो वाटर सोल्यूबल हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेटिंग विद अमोनियम सल्फेट. पेप्टोन्स वाटर सोल्यूबल हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटियोसिस होते हैं, ना कोगुलेट होते हैं बाय हीट, ना प्रेसिपिटेट किए जाते हैं बाय द अमोनियम सल्फेट. पेप्टाइड्स आर डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और टेट्रापेप्टाइड्स, नाइदर कोगुलेटेड बाय हीट नॉर प्रेसिपिटेटेड बाय अमोनियम सल्फेट, बट दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड. इनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय द फॉस्फोटंगिस्टिक एसिड. क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, जिसमें हमने उनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप. फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसको हमने डिफरेंट फंक्शंस जो वो परफॉर्म कर रहे थे उसके बेस पे क्लासीफाई किया. फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सिंपल कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड क्लास पढ़ी और डिराइव्ड पढ़ी. सिंपल में हमने ग्लोब्यूलर एंड सेक्लेरो पढ़ी. कॉन्जुगेटेड में हमने डिफरेंट किस्म की पढ़ी कि जो भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट, मेटल लगा हुआ है, लिपिड लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, तो उसकी बेस पे हमने उसको नाम दे दिया. डिराइव्ड प्रोटीन में हमने प्राइमरी डिराइव्ड एंड सेकेंडरी डिराइव्ड पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल हमने कोलेजन एंड इलास्टिन पढ़ी थी कि कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन जो होती हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं. कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन है. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन होती हैं. सो दे सर्व एज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द बॉडी. फॉर एग्जांपल, एन important component of the skin, connective tissue, blood vessel wall, sclera and cornea of the eye. Each fibrous protein exhibits special mechanical properties resulting from its unique structure, which are obtained by combining specific amino acids into regular secondary structural element. कि हर प्रोटीन, हर फाइब्रस प्रोटीन जो है उसकी अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी पार्ट जहाँ पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है. और ये स्पेशलिटी उसकी आती है बाय अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डिंग के रिजल्ट में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन रहते हैं. जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं इनकी शेप्स जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम्स क्वाटर्नरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है. यानी यहाँ पे बताया गया कि फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक जाती हैं, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं वो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम्स क्वाटर्नरी तक जाती हैं. कोलेजन. कोलेजन एक बहुत अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी की, बल्कि पूरे एनिमल किंगडम की, एंड इट में कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 25% to 35%. एक टिपिकल कोलेजन मॉलिक्यूल लॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लगी हुई होती हैं जिनको हम अल्फा चेन्स कहते हैं. एंड ऑल दीज 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रैप अराउंड टू वन अदर इन अ रोप लाइक ट्रिपल हेलिक्स. इनमें से जो
एक आपकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना कोलेजन के अंदर, तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन की जो हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो लेफ़्ट हैंडेड होगी, जबकि ये लेफ़्ट हैंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप करेंगी इन अ राइट हैंडेड फैशन टू फॉर्म द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। एक कोलेजन हेलिक्स के अंदर 3.3 अमाइनो एसिड्स आते हैं पर टर्न, यानी जैसे हेलिक्स का टर्न होगा तो उस टर्न के अंदर 3.3 अमाइनो एसिड्स आएंगे। ऑल्दो ये मॉलिक्यूल्स पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, बट देयर टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर डिक्टेटेड बाय द स्ट्रक्चरल रोल कोलेजन प्लेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। कोलेजन हमारी बॉडी में हमने पढ़ लिया कि कितनी अबंडेंस में है, बट कोलेजन की जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो पूरी बॉडी में एक जैसा नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कोलेजन का जो स्पेशलाइज्ड रोल होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सिंथेसिस होगी। फॉर एग्जांपल, कोलेजन में बी डिस्पर्स्ड एज अ जेल दैट गिव्स द सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे वो डिस्पर्स हुई भी होती है और उसका जेल लाइक एक्शन होता है। ऑन द अदर हैंड कोलेजन जो है वो बंडल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पैरेलल फाइबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है टू प्रोवाइड द ग्रेटर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल, टेंडन के अंदर जो कोलेजन के फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होंगे। इसी तरह से कॉर्निया ऑफ द आई में कोलेजन जो है वो स्टैक हुए होंगे सो एज टू ट्रांसमिट द लाइट विद द मिनिमम ऑफ स्कैटरिंग। कोलेजन फाइबर्स ऑफ द बोन arranged at an angle to each other so that they resist the mechanical shear from any of the direction। ये डिफरेंट बॉडी के प्लेसेस पे डिफरेंट किस्म के जो कोलेजन है वो बता दिया। इस बात की एक्सप्लेनेशन थी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोल कोलेजन प्लेज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट होता है कोलेजन प्रोटीन के अंदर जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, जिसमें 3 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सीक्वेंस के साथ लगे हुए होते हैं। इन 3 अमाइनो एसिड के बेसिक यूनिट में से पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है, बाकी एक्स या वाई की पोजीशन पे हमारे पास प्रोलीन, लाइसिन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन लगे हुए होते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हो गया, प्राइमरी आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब लेफ्ट हैंडेड वे में टर्न हेलिकल स्ट्रक्चर गेन करेंगे तो दिस विल बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इस तरह से 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब राइट हैंडेड फैशन में बेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो फिर ये ट्रिपल हेलिक्स बना देंगे, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन एक सुपर फैमिली है जिसके अंदर मोर देन 25 टाइप्स ऑफ द कोलेजन प्रोटीन होती हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोटीन्स भी होती हैं डैट हैव द कोलेजन लाइक डोमेन्स। All the 3 polypeptide alpha chains are held together by interchain hydrogen bonds. अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन आने की वजह से इन दीज अल्फ़ा चेन्स जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बट द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विल रिमेन द सेम। जो स्लाइड डिफरेंस आता है प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के वेरिएशन की वजह से आता है। चेन की जो लेंथ है, अल्फ़ा चेन्स की जो लेंथ होगी इन ऑल टाइप्स ऑफ द कोलेजन इन द बॉडी विल रिमेन द सेम। These alpha chains are combined to form the various types of the collagen found in the tissues. For example, कोलेजन टाइप 1 के अंदर 2 अल्फ़ा 1 चेन्स होती हैं और एक अल्फ़ा 2 चेन होती है। अल्फ़ा 1 2 यानी अल्फ़ा 1 की 2 चेन्स होंगी एंड अल्फ़ा 2 की एक ही चेन होगी। जबकि कोलेजन टाइप 2 के अंदर ऑल द 3 अल्फ़ा चेन्स विल बी ऑफ 1 टाइप, यानी ए अल्फ़ा 1 3
हम कोलेजन को ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड द फंक्शन इन द बॉडी. Fibril forming collagens, network forming collagens and fibril associated collagens. Fibril forming collagen के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के collagens आती हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है जैसे अभी ऊपर डिस्क्राइब किया गया अल्फा हेलिक्स और बीटा. ये लीनियर पॉलीमर्स ऑफ द fibrils have the characteristic bending pattern reflecting the regular staggered packing of the individual collagen molecule in the fibril. Type 1 collagen found in the supporting elements of the high tensile strength, for example tendon and cornea के अंदर type 1 collagen होगा, जबकि type 2 collagen जो होंगे they are cartilaginous structures. जहाँ पे cartilage का structure होगा उस के अंदर टाइप 2 की कोलेजन प्रोटीन होगी, जबकि टाइप 3 कोलेजन जो है वो मोर डिस्टेंसेबल टिश्यूज सच एज द ब्लड वेसल के अंदर पाई जाने वाली कोलेजन जो होगी वो टाइप 3 कोलेजन होगी. नाउ द नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स, इसके अंदर टाइप 4 एंड टाइप 8 की आती हैं. They form a 3D meshwork rather than a distinct fibrils. टाइप 4 की कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो शीट बनाती है या मेशवर्क बनाती है विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली जो कोलेजन होगी वो टाइप 4 की होगी. इसी तरह से फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स जो होती हैं उसके अंदर टाइप 9 and type 12 bind to the surface of the collagen fibrils, linking these fibrils to one another and to the other component in the extracellular matrix. यानी ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होंगी. नाउ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट होता है ग्लाइसिन XY. Collagen is rich in proline and glycine, both of which are important in the formation of triple stranded helix. Proline अपनी रिंग स्ट्रक्चर की वजह से किंक या टिल्ट इंड्यूस करता है, जबकि जो ग्लाइसिन है वो क्योंकि सबसे छोटा अमाइनो एसिड है तो इसी वजह से जो रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस होती हैं बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स उनके बीच में जो है ये फिट हो जाता है. तो हमारे पास जो प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये एक बेसिक यूनिट है, यही यूनिट रिपीट होता रहता है. पहले नंबर की अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के ऊपर हमारे पास ग्लाइसिन होगा, X फ्रीक्वेंटली प्रोलीन होता है, Y के ऊपर हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन लगा हुआ होता है. फिर अगला जो यूनिट होगा उसका पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन अगेन XY, फिर ग्लाइसिन अगेन XY. ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर. ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्योंकि फोल्ड हुई होती हैं एक फुटबॉल की तरह कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं दे आर एलोंगेटेड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब हमारे पास क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है तो इनके अंदर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होंगी. ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस क्या होंगी? हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन. यानी अगर वाई पोजीशन पे प्रोलीन लगा हुआ है तो उस प्रोलीन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और अगर उस पर लाइसिन लगा हुआ है तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी. हाइड्रोक्सिलेशन मीन OH ग्रुप ऐड कर देना प्रोलीन या लाइसिन के ऊपर. Hydroxylation is an example of post-transitional modification. Hydroxyproline maximizes the formation of interchain hydrogen bonds. These interchain hydrogen bonds stabilize the helical structures. हमने कहा था ना कि तीनों जो हैं वो रैप हुए होंगे तो इसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा जिसके थ्रू ये जुड़े हुए होंगे. तो ये हमारे पास इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिजल्ट में जो है वो बॉन्ड बनता है.
Additional stability is provided by the covalent cross links formed between the modified lysyl residues both within and between the polypeptide chains. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द कोवलेंट क्रॉस लिंक्स. इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन होती है, यानी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सीलाइसिन का या हाइड्रोक्सीप्रोलीन का, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है. ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हो सकता है या गलेक्टोज हो सकता है. दिस इज़ नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन. ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, ये कभी होता है कभी नहीं होता. ये हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन. अब हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस. इसकी बायोसिंथेसिस इस तरह से है कि हमारे पास हमें ये पता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जीन की फॉर्म में स्टोर हुई हुई होती है. ठीक है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होती है, उसके रिज़ल्ट में ट्रांसलेशन होती है. ये ट्रांसलेशन राइबोसोम के ऊपर होती है. अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लग गए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिल गई है राइबोसोम्स के ऊपर. ये राइबोसोम्स के ऊपर बनने वाली जो चेन है उसका नाम होता है प्री प्रो अल्फा चेन, जो कि राइबोसोम के ऊपर सिंथेसाइज हुई है. इस प्री प्रो अल्फा चेन के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है एट देयर एंड टर्मिनल. अच्छा, हमें ये पता है कि हमारे पास पेप्टाइड चेन जब बनती रहेगी तो उसके दो एंड्स बनेंगे, एक एंड टर्मिनल और एक कार्बन टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल. और ये दोनों एंड्स जो होंगे ये फ्री होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो एंड टर्मिनल के ऊपर जो स्पेशल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगा, ये सीक्वेंस एक सिग्नल के तौर पर एक्ट करेगा. ठीक है, और ये एंड टर्मिनल जो है वो इस बनने वाली प्री प्रो अल्फा चेन को डायरेक्ट करेगा इनटू द ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहले प्री प्रो अल्फा चेन बनेगी राइबोसोम के ऊपर. इस प्री प्रो अल्फा चेन के एंड टर्मिनल के ऊपर एक सिग्नल आएगा. ये सिग्नल डिक्टेट करेगा कि अब इस सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है या लेकर जाना है. इस ल्यूमन के अंदर जब ये चली जाएगी तो फिर इस प्री प्रो अल्फा चेन को हम प्रो अल्फा चेन कहते हैं. इस प्रो अल्फा चेन के अंदर पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होंगी, यानी हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा और ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होगा. हाइड्रोक्सिलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन मैंने बता दिया. हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एक पॉइंट है यहाँ पर कि हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हमारे पास क्या होगी, किन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, आयरन Fe+2 की फॉर्म में, एंड विटामिन C विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये तीनों चीज़ें हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, यानी प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज अगर उसने प्रोलीन की हाइड्रोक्सिलेशन करानी है, एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज अगर उसने लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन करानी है. ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज एंजाइम्स. अगर ये नहीं होगी तो एंजाइम अनेबल होगा, एंजाइम अनेबल होगा तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे तो जो एक स्टेबलाइज्ड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो सही से नहीं बनेगा. आपकी कोलेजन प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी जो वो वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है. इसी वजह से अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर एक डिजीज़ होती है जिसको स्कर्वी बोलते हैं. इसमें क्या होती है कि ब्रूजेस बनना शुरू हो जाते हैं लिम्स के ऊपर एज अ रिजल्ट ऑफ सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू कैपिलरी फ्रेजिलिटी. ग्लाइकोसाइलेशन अगेन उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की जो है वो एडिशन हो जाएगी टू द हाइड्रोक्सी फॉर्म ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन. जो वाई पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी उसके साथ अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या गलेक्टोज का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा. After hydroxylation and glycosylation, 3 pro-alpha chains form the procollagen.
a precursor of collagen that has a central region of triple helix flanked by the non-helical amino and carboxyl terminal extensions known as propeptides। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन हो गई। इसके बाद हम इस प्रो अल्फा चेन को प्रो कोलेजन बोलेंगे। इस प्रो कोलेजन की एक और आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इस प्रो कोलेजन का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो तो सही से बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, जबकि जो उसके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के जो पेप्टाइड्स होंगे वो खुले हुए होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रो अल्फा चेन विल बी नाउ टर्म्ड एज प्रो कोलेजन। प्रो कोलेजन हम तब बोलेंगे जब उसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी और उसके साथ साथ उसके जो एन टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल है वो आपके खुले होते रहेंगे, जबकि आपकी जो बीच वाली टर्मिनल चेन है वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देगी। जब प्रो कोलेजन बन जाएगी तो ये प्रो कोलेजन जो है वो अब रेडी है टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर अब आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ ने सेल के बाहर जाना होता है तो फिर वो गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग के लिए जाती है। ये प्रो कोलेजन गोल्गी अपरेटस के अंदर जाएगी, वहाँ पर ये पैक होगी सेक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में। ये वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा और अपने प्रो कोलेजन को सेल के बाहर रिलीज़ कर देगा। ये सारा जो है वो हमारे पास प्रोसीजर है सिंथेसिस का। ट्रांसलेशन राइबोसोम के ऊपर होगी। राइबोसोम से ट्रांसलेशन होने के बाद प्री प्रो अल्फा चेन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी। वहाँ पर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन यानी पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होगी, जिसके रिजल्ट में वो प्रो कोलेजन बन जाएगी, प्रो अल्फा कोलेजन बन जाएगी। ये प्रो अल्फा कोलेजन जो है ये अब रेडी है टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, प्रो कोलेजन ट्रांसपोर्ट होगी सेक्रेटरी वेसिकल के अंदर। अब हमने आगे पढ़ना है कि ये क्या होगी। प्रो कोलेजन जैसे ही सेल के बाहर जाएगी तो इसके एन टर्मिनल के ऊपर जो पेप्टाइड्स थे उसको कट कर दिया जाएगा। इसकी कटिंग के रिजल्ट में जो पीछे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बच गया उसको हम ट्रोपो कोलेजन कहेंगे। इसकी सही डायग्राम आपकी लिपन कोट की बुक के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रोपो कोलेजन मॉलिक्यूल। अब ये ट्रोपो कोलेजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली एसोसिएट टू फॉर्म द कोलेजन फाइब्रिल। ये आपस में अब क्या हो जाएंगे, एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। एक ऑर्डर्ड वे में पैरेलल एरे के अंदर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से इनकी नेबर फाइब्रिल के साथ ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसको हम कोलेजन फाइब्रिल बोलेंगे। क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन। ये जो फाइब्रिल बने थे अब ये सर्व करेंगे एज अ सबस्ट्रेट फॉर लाइसाइल ऑक्सीडेज। दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ऑक्सीडेटिवली डीअमाइनेजेस, यानी ये इन फाइब्रिल के एंड पर पड़े हुए अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन करा देंगे, जिसके रिजल्ट में ये जो डीअमाइनेटेड एंड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे और दिस फाइब्रिल विल बी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन। जो एक सही फॉर्म होती है, एक ट्रू फॉर्म होती है कोलेजन की, वो बननी शुरू हो जाएगी। The reactive aldehydes that result can condense with the lysine or hydroxylysine residues in the neighboring collagen molecule। यानी जो डीअमाइनेटेड नेबरिंग कोलेजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे और ये बॉन्ड जो होगा वो कोवलेंट क्रॉस लिंक की तरह का होगा। इस तरह से मैच्योर कोलेजन बन जाएगी। लाइसाइल ऑक्सीडेज इज़ वन ऑफ द सेवरल कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स। अब ये जो हमने लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम पढ़ा है जो कि डीअमाइनेशन कराता है, उसके बताया गया कि ये कॉपर कंटेनिंग जो है वो एंजाइम है। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कॉपर डे रिक्वायर्ड होगा। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी या ओवरलोड हो जाए तो इसके रिजल्ट में इस एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी और सही से आपका जो क्रिस क्रॉस लिंकेज है बिटवीन द फाइब्रिल्स ऑफ द कोलेजन वो सही नहीं बनेगा। नाउ द डिग्रेडेशन ऑफ द कोलेजन प्रोटीन।
ये हाईली स्टेबल प्रोटीन होती है, इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी जो है अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो एक डायनामिक की प्रॉपर्टी होती है, वो कॉन्स्टेंटली रीमोल्ड होता रहता है। न्यू टिश्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड टिश्यूज़ को, या फिर किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में दोबारा से जो है उसने बननी होती है। तो फिर हमें ब्रेक डाउन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स जो है उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कोलेजिनेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, वो एंजाइम्स जो कि इस कोलेजन को ब्रेक कर सकें। ये एंजाइम्स जो हैं वो मेटालोप्रोटीन्स होती हैं, यानी ये कोलेजन टाइप 1 फाइबर को 3/4 एंड 1/4 लेंथ फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फर्दर डिग्रेड होते रहते हैं बाय द अदर मैट्रिक्स प्रोटीनेजेस। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोलेजन प्रोटीन्स की सही डायग्राम जो है वो लिपनकॉट की बुक के अंदर है, जहाँ से ये मैंने आपका आज का लेक्चर बनाया। आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी डायग्राम को। इसके अलावा उसी चैप्टर के अंदर, लिपनकॉट के चैप्टर के अंदर इलास्टिन प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ लिया। जो बात इसकी सिंथेसिस से रिलेटेड नहीं समझ आई या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड नहीं समझ आई, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।